नमस्कार बच्चों। आज आप भारत लोक वर्णन विचार उसके संबंध में सुनेंगे। तो मानव मुख्य उच्चरित विभिन्न ध्वनियाँ भाषा का मूल आधार है। उच्चारण के स्तर पर अलग अलग ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित सभी ध्वनियों के लिए भाषा में एक लिखित चिन्ह होता है जिसे वर्ण कहते हैं, यानी लिखित चिन्ह होता है जिसे हम कहते हैं वर्ण। अतः मौखिक भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है और लिखित भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है। अर्थात मौखिक भाषा की इकाई क्या है? ध्वनि। और लिखित भाषा की लघुतम इकाई वर्ण, जैसे आ, ई, चा, टा, ई। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसकी और टुकड़े न किए जा सकते, वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। अब आती है दूसरी वर्णमाला। किसी भाषा में उपलब्ध सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा में उपलब्ध सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में कौन कौन से है? प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला जिसमें सभी वर्णों का स्थान और क्रम निश्चित होता है। अर्थात उनका स्थान वर्णों का क्रम भी निश्चित होता है। एक आदर्श वर्णमाला वह होती है जिसमें प्रत्येक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ही वर्ण, अर्थात प्रत्येक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एक वर्ण। अब हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं। स्वर देख लीजिए कौन कौन से हैं? आ, छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो आप गिन लिए कितने लिए? 11 वर्ण। देखिए, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख में बिना रुके बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख में बिना रुके बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11। कौन कौन से हैं स्वर? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ई, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आ। ये 11 स्वर होते हैं। अब इस स्वर के 3 भेद हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लव स्वर। देखिए, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख में बिना रुके बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लव स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लव स्वर। अब इनमें देख लीजिए, अब स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता से के बिना होता है। जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकलती है। अर्थात उन स्वर के बोलने में हमारे मुंह में जरा भी रुकावट नहीं होती। अतः इसी आधार पर परिभाषा दी गई है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख में बिना रुके बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या 11 है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ। अब इसके 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लव स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। आ, ई, ऊ और री।
जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना ही होती है। इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना ही होती है। इनकी संख्या 4 है, आ, ई, उ और ये तो आपका है ह्रस्व स्वर। अब नंबर 2 है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। दीर्घ ये है ह्रस्व स्वर हो गया था, अब आती है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कितना समय लगता है? ह्रस्व स्वर से की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7। कितनी है इनकी संख्या? 7। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। सुन लीजिए, आ यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 होते हैं। अब आता है पुल्ल स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है। अब देखिए, दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता था, लेकिन पुल्ल स्वरों में कितना लगता है? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, उन्हें पुल्ल स्वर कहते हैं। अधिकतर इनका प्रयोग कम होता है, जैसे ओम का, जैसे ओम, ये कहलाते पुल्ल स्वर। अब इसके बाद आती है व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता, तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। इनके उच्चारण के समय मुख की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। अब व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराकर निकलती है, और बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराकर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन में देख लीजिए कौन कौन से हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, ना। ये सब क्या क्या है? स्पर्श है। तो ये कहलाते हैं व्यंजन। अब इसके आते हैं व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ से लेकर ओष्ठ तक कहीं ना कहीं स्पर्श की क्रिया होती है, अर्थात गले से लेकर ओंठ में कहीं ना कहीं स्पर्श की क्रिया घटित होती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो लीजिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ से लेकर ओष्ठ तक कहीं ना कहीं स्पर्श की क्रिया घटित होती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव अधिक क्रियाशील होते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव अधिक क्रियाशील होते हैं। का से लेकर मां तक के 25 व्यंजन, यानी का से लेकर मां तक के 25 व्यंजन और डा और ढा को मिलाकर कुल 27 व्यंजन, यानी का से मां
तक आप ले लीजिए 25 व्यंजन है। इसके अलावा डा और ढा, इन शब्दों को मिला दिया जाता है। इनमें कितने हो गए? 25 2 27। इनकी संख्या तो कितनी हो गई? 27 व्यंजन हो गए इसके स्पर्श व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर 5-5 समूह में स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग निर्धारित किए गए। उच्चारण स्थान के आधार पर 5-5 के समूह में स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग निर्धारित किए गए। ये निम्नलिखित हैं। वर्ग वर्ण उच्चारण। कवर्ग, आपने छोटा बड़ा पढ़ा होगा। तो कवर्ग, कवर्ग का मतलब है का खा गा घा। कवर्ग का मतलब होता है का खा गा घा अंगा। इसे बोलते हैं हम कंठ, यानी उच्चारण स्थान किसका क्या है? कंठ। का खा गा घा अंगा, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। दूसरा है चवर्ग। चवर्ग का मतलब है चा छा जा झा या। चा छा जा झा या। इसमें तालु का प्रयोग होते हैं। किसका प्रयोग होता है? तालु का। तो ये तालव्य कहलाते हैं। जिनका कंठ से प्रयोग होता है वो कहलाते कंठक, जिनका तालु से होता है वो कहलाते तालुव्य। अब है टवर्ग। टवर्ग में आता है टा ठा डा ढा मा। क्या आता है? टा ठा डा ढा मा। इनको कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। अब आता है टवर्ग। टवर्ग में होता है ता ठा दा धा ना। ता ठा दा धा ना। इनमें देखिए दांतों का प्रयोग होता, दांतों से मिलकर ये ध्वनि निकलती है। इन्हें कहते हैं उच्चारण स्थान का दंत, और कहते थे दंतव्य। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। जैसे ता था दा धा ना। इनके उच्चारण में हमें दांतों का प्रयोग करना चाहिए। क्या है? दंत या दंतव्य। अब है पावर्ग। पावर्ग में आता है पा आ बा भा मा। पा आ बा भा मा। इसमें देखिए ओंठों का प्रयोग होता है। पा, आप बोलिए तो इसमें आपका ओंठों का प्रयोग होता है, इसलिए कहलाते ओष्ठ। तो ये आपको आगे कंठ तालुव्य। तो जिनका उच्चारण यहाँ से होता है उन्हें उसी स्थान पर बोला जाता है। जैसे पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ है, इसमें ओंठों का प्रयोग होता है। ये था स्पर्श व्यंजन। अब देखिए दूसरा अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के अंदर ठहर सी जाती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के अंदर ठहर सी जाती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें हवा में रुकता ठहरती है। जैसे या, रा, ला और वा। तो इनके उच्चारण में हवा मुंह के अंदर ठहरती जाती है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। अब का है नंबर 3 का ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यधिक मात्रा में हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यधिक मात्रा में हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। जैसे सा, तिवारा सा, सा, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन। तो अब ये व्यंजन समझ में आ रहे होंगे। व्यंजन फिर से सुन लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराकर बाहर निकलती है,
उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब उच्चारण और स्थान की दृष्टि से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ से लेकर ओष्ठ तक कहीं न कहीं स्पर्श की क्रिया घटित होती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव अधिक क्रियाशील होते हैं। क से लेकर मां तक के 25 व्यंजनों और डा ढा को मिलाकर कुल 27 व्यंजन इस वर्ग में आते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर 5-5 के समूह में स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो आप सुन चुके हैं। का वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ है। चा, छा, जा, झा, या, ये च वर्ग है। इसी तालु से इसका में होता है प्रयोग, तालु से। टा वर्ग टा, ठा, डा, धा, वा, ये है मूर्धा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, इनमें दांतों का प्रयोग होता है, इसलिए है दंतम। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा, ये है ओष्ठ। इनमें इनके प्रयोग में क्या होता है, ओष्ठों का प्रयोग होता है, इसलिए ओष्ठ कहलाता है। अब है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के अंदर ठहरती जाती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के अंदर ठहरती जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन है। अब है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यधिक मात्रा में हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यधिक मात्रा में हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, ता, सा और हा, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। देखिए कौन सा है, सा, सा और हा, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अब अन्य वर्ण, इनके अलावा भी कुछ हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन है लोग, छा, रा, या और सा। दो व्यंजनों से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, छा, रा, या और सा। छा कैसे बना है, का, धन, सा, धन, आ से बना है छा। क्या बना है, या, धन, या, धन, इससे मिलकर क्या बना है, तो क्या छा किससे बना है, का, धन, सा, धन, क्या है, चा, धन, या, धन। तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। अब नंबर दूसरा है, छा का हो गया, रा का हो गया। त्रा देख लीजिए, त्रा कैसे बना है, ता, धन, रा, धन, तब बनता त्रा। ता, धन, रा, धन, इससे बना है त्रा। जा, जा, धन, या, धन, आ, इससे बना है ज्ञा। जा, धन, या, धन, आ से बना है ज्ञा। और अब है स्रा, शा, धन, रा, धन, इससे बना है स्रा। तो ये थे आपके संयुक्त व्यंजन। अब है दूसरा द्वैत व्यंजन। जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है, जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है, उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे का, धन, का, रक्का, मक्का, क्या, धनचा, कच्चा, जा, धन, जा, जज यानी सज्जा, ता, धन, का, तक यानी पक्का, ता, धन, का, मिट्टी, सा, धन, सा, रस्सी, चा, धन, चा, बच्चा, ला, धन, ला, बल्ला,
माधनमा चम्मच, दाधंधा बुद्धि, याधन्या सैया। इन शब्दों से जो समान व्यंजन मिलते हैं तो आधा वर्ण होता है। जैसे जब एक ही प्रकार की दो व्यंजनों का उपयोग होता है उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं, जैसे का, धन का और का। आगे द्वैत व्यंजन अभेद संयुक्त अक्षर व्यंजन। संयुक्त अक्षर व्यंजन जब एक से अधिक व्यंजन जब संयुक्त होकर किसी एक स्वर की सहायता से होते हैं। जब एक से अधिक व्यंजन संयुक्त होकर किसी एक स्वर की सहायता से उच्चारित हों और लेखन में भी संयुक्त हो जाए तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे का, धंसा, यानी भक्त, का, धन या यानी शक्ति, यानी इन शब्दों को मिलकर का, धंसा बना यानी भक्त, शक्ति। इन शब्दों से देखिए कौन सा का, धनता कित यानी भक्त, पाधन यानी प्यादा, ताधन स्व यानी सत्य, चाधन चा आधा चाव था अच्छा, खाधन माँ बना आधा खाल माँ जख्म, दाधन था दस यानी शुद्ध, पाधन यानी प्याला, जाधन यानी जैसे राज्य, दाधंधा यानी गड्ढा, साधनवा बराबर यानी स्वाद, क्राधंता यानी वक्त। तो ये क्या भी आपके व्यंजन। अब है वर्णों के उच्चारण स्थान का पता। वर्णों का उच्चारण मुख्य जिस भाग से किया जाता है वही भाग वर्ण का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण मुख्य जिस भाग से किया जाता है वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे का, खा, का, घा, अन्ना वर्ण कंठ से बोले जाते हैं अतः इन्हें कंठ कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, खा, अन्ना वर्ण कंठ से बोले जाते हैं अतः इन्हें कंठ कहलाते हैं। अब देख लीजिए, यदि आपको विभाजित करना चाहिए का वर्ण उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान की दृष्टि वर्णों के लिए छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ण यानी का, गा, घा। देखिए कितने हैं, 5 लिए हैं और ये मिल गया छोटा आ, बड़ा। ये कहलाते हैं कंठ। कंठ कहलाते हैं और उच्चारण की वर्णों के नाम है कंठ है। उच्चारण स्थान है कंठ और उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के नाम है कंठ। दूसरा छोटी, बड़ी और चबर। देखिए 5 मुझे 2 इसमें हो गए, इसमें भी 2 मिल गए, छोटी, बड़ी, चबर, चा, खा, जा, झा, या, चा, खा, जा, झा, या और सा। ये तालु से बोली जाती है। छोटी, बड़ी, चवर्ग यानी चा, खा, जा, झा, या और सा ये तालु से बोले जाते हैं और इनका उच्चारण स्थान है तालब। क्या है इनका उच्चारण स्थान? तालब। तीसरा है ही और टावर। टावर्ग में आता है ता, ठा, डा, ढा, रा। टावर्ग में आता है ता, ठा, डा, ढा, रा और इसके साथ से रा टट्टण वाला सा। ये मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। ये किससे बोला है? मूर्धा। जैसे आपने बोला टक, मात्रा और उसका प्रयोग हुए तो मूर्धा कहलाती है।
मूर्धाक्षर कहलाते मूर्धन। कौन कौन से? री और टावर, टा ठा धा धा रा, रा और सा। ये मूर्धा बोले जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं मूर्धन। अब है टावर, ता था दा धा ना, ला सा जा, ये दांतों से बोले जाते हैं। सुनिए, ता था दा धा ना, ला सा जा, ये दांतों से बोली जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं दंत। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पवर। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पवर, यानी पावर की का होता है पा फा भा भा मा। 5 2 5 3 8। ये ओठ से बोले जाते हैं, इसलिए बोला जाता है ना ओठ है। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पावर, पा फा भा भा मा, ये ओठ से बोली जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं ओठ। अब व्यंजनों के दो भेद किए गए, अल्प प्राण और मध्य। तो अभी की स्थान समुदाय से आप पावर्ग और चवर्ग के। अब है नासिका कौन बोली जाती है? अंगा, या, रा, ना, मा, अंग, ये अनुस्वार के रूप में होते हैं, इनको बोलते हैं नासिका या नासिक के। ए आई, इसमें कंठ और तालु का प्रयोग होता है, इसलिए उन बोलते हैं कंठ तालव। ए आई ये होते हैं कंठ तालव। ओ औ, इसमें कंठ और होठों का प्रयोग होता है, इसलिए बोलते हैं कंठोष्ठ, यानी कंठोष्ठ है। वा और फा, इनमें दांत और आंखों का प्रयोग होता है, इसलिए बोलते हैं दंतोष्ठ। हा, ये स्वर यंत्र है, इसे बोलते हैं स्वर यंत्रीय। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं। नंबर 1 अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ग, जैसे या, रा, ला, वा, अल्पप्राण कहलाते हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक वेग से निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग महाप्राण कहलाता है। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक वेग से बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग और सा सा का हा महाप्राण कहलाते हैं। वर्ग का तात्पर्य उन 5 व्यंजनों के समूह से है जिनका उच्चारण स्थान समान है। वर्ग वही का, जैसे कवर, का, गाधा, अंगा। अब स्वरों की मात्राएं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा काल के आधार पर इनको दर्शाने वाले संकेत हृदय अथवा दीर्घ स्वर सूचक चिन्ह मात्रा कहलाता है। स्वरों के संकेत सूचक चिन्ह व्यंजन के साथ जोड़कर मात्रा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। सभी व्यंजनों में आ स्वर मिलता है। यदि उसे स्वर रहित करना है तो उसके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ग स्वर युक्त का अर्थ है ग धन आ, तो ग स्वर रहित का अर्थ है ग। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। आ, इसमें कोई मात्रा नहीं, जैसे कमल, बड़ा आ। का, जैसे कार्य, छोटी जैसे किसान, बड़ी की यानी कीट, छोटा ऊ जैसे कू यानी कुल, बड़ा ऊ कू यानी कूटना, री क्र यानी कृषि, ए अर्थात के केवल, आई का मतलब होता है कै, कैसे कैलाश, ओ का मतलब को यानी कोयल,
औ का मतलब कौ या ये थी मात्रा। अयोग्य आता है अयोग्य स्वर अथवा व्यंजन दोनों में से किसी भी श्रेणी में न आने के बाद ये अर्थ का वहन दिखाते हैं। अर्थात चाहे स्वर और व्यंजन दोनों में से किसी भी श्रेणी में न आए, इसके बावजूद ये अर्थ का वहन करते ही है, अतः इन्हें अयोग्य कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त 3 अन्य ध्वनियां हैं। अनुस्वार, इनका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे हंस, कंधा, पंख, रंग, पंचम आदि। इनका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। पंचम वर्ण गा, ज्ञा, णा, ना और मा है, जैसे कंघा, चंपक आदि। दूसरा है अनुनासिक, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु यानी चांद बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख के समान दबाव के साथ बाहर निकलती है, जैसे हंसी, चांदनी, मांग, हाथ आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। तीसरा है विसर्ग आ, इस ध्वनि का चिन्ह है दो विसर्ग। इसका उच्चारण हा की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, अंततः आदि। आगत ध्वनि आ अर्थात आदित्यम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, बॉल। ये क्या है? आगत, यानी जैसे कॉफी, डॉक्टर के ऊपर चांद हिंदी नहीं रखी जाती, केवल चांद लगाया जाता है, जिसे आर्टिकल बोलते हैं। तो ये क्या कहलाती है? आगत ध्वनि। ये तीनों ध्वनियां ना स्वर है और ना व्यंजन, इसका कारण इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इस कारण ये स्वर नहीं। दूसरा, व्यंजन में स्वर अंत में जुड़ते हैं, लेकिन इसको प्रारंभ में जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा। अब वर्णमुख्य। वर्णमुख्य से तात्पर्य किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों के अलग अलग करके लिखना है, जैसे भारत, भा धन बड़ा, आ धन रा धन आ धन सा धन आ। इसमें व्यंजनों को स्वर से अलग करके लिखा जाता है। अब प्रश्न का देखिए, जैसे पा धन रा धन आ धन सा धन आ। विज्ञान का वा धन ई धन या धन या धन आ धन आ। परीक्षा पा धन आ धन रा धन ई धन या धन सा, ये परीक्षा है। तो इस प्रकार ये आपके अब ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। पुनः अगले अध्याय में